हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने चला रखे हैं मिक्सअप क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम हैं। दिल्ली पुलिस एग्जाम चल ही रहे हैं। कांस्टेबल है, उसमें हेड कांस्टेबल या ड्राइवर वाला हो गया है और मिनिस्ट्रियल आइडल OTPO है। बाकी आप लोगों का मार्च में SI का एग्जाम है, यूपी SI का, यूपी सब इंस्पेक्टर का। और दोस्तों आगे आने वाले टाइम में और भी एग्जाम है जो आपके NTPC का हो गया, रेलवे का हो गया, ठीक है। तो ये सभी के लिए एकदम एकदम बेस्ट क्लासेस को बनाया गया है। जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, आप लोग अगर इनको देख रहे हैं शुरू से, या अगर नहीं देख रहे हैं आज से आपने शुरू किया है, तो आप देखेंगे खुद आपको महसूस होगा कि आपके अंदर कितने चेंजेस आए हैं, ठीक है। GK GS को लेकर, उसकी प्रैक्टिस को लेकर, ठीक है। तो लगातार बने रहेंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज साल का अंतिम दिन है, तो आप लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। मैं यही आशा करूंगा कि आप लोगों का आने वाला साल अच्छा हो और आप लोगों को जल्द से जल्द एक अच्छी जॉब मिले, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपनी आगे सीरीज में। जैसे कि है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो दोस्तों कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। तो दोस्तों एक है तुंगभद्रा, नर्मदा, मांडवी और साबरमती। तो दोस्तों ये अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से हैं। तुंगभद्रा, नर्मदा, मांडवी और दोस्त कौन सा है, एक सेकंड, हाँ, मांडवी और साबरमती। तो दोस्तों उसमें नदी है कौन सी, हमारी तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा अरब सागर में नहीं गिरती है। अगर आप लोगों ने आप लोगों को देखा क्या होगा, देखा ही है आप लोगों ने, जैसे आप लोगों ने जब इंडिया का मैप देखा है, तो इधर ये जो हमारे आते हैं कौन से, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह, तो ये होती है बंगाल की खाड़ी और ये होता है अरब सागर, है नी, जो गुजरात की साइड वाला इलाका होता है। तो उसमें तुंगभद्रा नदी नहीं गिरती है दोस्तों, जबकि तुंगभद्रा कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो आपसे पूछ सकता है इस बात को भी कि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो तुंगभद्रा है। अगर बात कर लेते दोस्तों नर्मदा की, तो MP के अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है ये, और जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों के यहाँ पर, जहां पर नर्मदा नदी गहरी खाई से होकर बहती है। और धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात किस लिए उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, क्योंकि वहां पे संगमरमर की चट्टानें हैं। और जब संगमरमर से ऊपर से जब पानी इस तरह गिरता है और नीचे भी संगमरमर और पहाड़ी पूरी संगमरमर की है, तो एकदम व्हाइट दूध की तरह बिल्कुल दिखता है वहां पे। तो इसलिए कहते हैं धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। नर्मदा नदी संरक्षण मिशन MP सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम योजना द्वारा चलाया गया है। तो आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि नर्मदा नदी संरक्षण मिशन जो चलाया गया है, किस सरकार द्वारा चलाया गया है। तो पहली बात तो ये MP सरकार द्वारा चलाया गया है, और दूसरी बात नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, इस योजना का आप नाम याद रखेंगे। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि नर्मदा नदी संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे नामक योजना द्वारा चलाया गया है दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्त बात कर लेता हूं मांडवी नदी की, तो ये कहां है मांडवी नदी, कर्नाटक में महादेई के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्नाटक में इसको महादेई के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और गोवा की जीवन रेखा कौन सी नदी है, मांडवी नदी है। अगर आपसे पूछता है कि गोवा की जीवन रेखा कौन सी नदी है दोस्तों, तो वो है मांडवी नदी। कर्नाटक के वेलीगांव जिले के खानापुर तालुका में भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से पश्चिमी घाट में महादेई नदी निकलती है, ठीक है दोस्तों। कहां से निकलती है, कर्नाटक के बेलीगांव जिले के खानपुर, ठीक है। कर्नाटक में एक जिला है बेलीगांव, और बेलीगांव जिले में एक खानपुर तालुका है, ठीक है। खानपुर तालुका में भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों, भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से पश्चिमी घाट में महादेई नदी निकलती है, ठीक है दोस्तों। यह पणजी में अरब सागर में मिलती है, और मांडवी नदी दोस्तों पणजी में अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं साबरमती। तो साबरमती अरावली पहाड़ियों राजस्थान से निकलती है। कहां से निकलती है, अरावली पहाड़ियों राजस्थान से निकलती है, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है दोस्तों ये, और पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, साबरमती नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है, ठीक है। हालांकि पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। बहुत कई सारी नदियां बहती हैं, ये नहीं है कि यही में नदी बहती है, और भी नदियां बहती हैं। लेकिन अगर हम साबरमती की बात करेंगे तो पश्चिम की ओर बहती है,
और अरावली पहाड़ियों से राजस्थान से निकलती है। अभी अरावली पे चर्चा, अभी अरावली पे जो मामला भी चल रहा है, ठीक है, अरावली बचाओ, कुछ लोग दिल्ली में धरना वरना भी दे रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा, है नहीं। तो वही अरावली पहाड़ियों से राजस्थान से निकलती है, अरब सागर में खंबाती खाड़ी में मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, डैश पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो पंचवर्षीय योजना, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी दोस्तों, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना मैं कितनी बार बात कर चुका हूं, 1951 से 1956 के बीच में हुई थी, मतलब 1951 से 1956 तक हुई थी। नेतृत्व किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया था। वृद्धि दर कितनी देखी गई थी इस योजना को लाने के बाद, 3.6% की वृद्धि नोट की गई थी। मुख्य केंद्र क्या था, देश के कृषि विकास पर बल देना, ठीक है। तो कृषि के विकास पर बल देना, क्योंकि हमारा देश भूखमरी से गुजर रहा था, बिल्कुल कंडीशन बहुत खराब थी, तो इसीलिए किस पे मुख्य केंद्र क्या बनाया था, कृषि, ठीक है, कृषि के विकास पर बल देना। और देश में 5 आईआईटी संस्था स्थापित किए गए थे इस टाइम पे। तो पूछ लेगा देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत, तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं तो 1956 से 1961 है। तो इसको कौन थे, ये थी पीसी महालानोबिस। किस पे दोस्तों, पीसी महालानोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, पीसी महालानोबिस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। इसका मुख्य केंद्र क्या था, पहली वाली का तो कृषि था, दूसरे का क्या था दोस्तों, भारी उद्योग और खनिज, भारी उद्योग और खनिज द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र था। कहां कहां, ये दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में स्टील प्लांट। अच्छा देखिए, दुर्गापुर में, भिलाई में और राउरकेला में स्टील प्लांट लगाए गए थे। अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए जो राउरकेला में स्टील प्लांट लगाया गया या भिलाई में स्टील प्लांट लगाया गया, दुर्गापुर में जो स्टील प्लांट लगाया गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया था, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया था। कब से कब तक है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 51 से 60 तक वो है, और 56 से 56 तक वो है, और 56 से 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करता हूं तो 1961 से, भाई 1961 से 66 तक, ये किस पे आधारित थी, गोड गिल योजना भी कहा जाता है। तो पूछ लेगा आपसे दोस्तों कि गोड गिल योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, तो गोड गिल कहा जाता है दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना को। वृद्धि दर कितनी देखी गई थी, 5.6, और दूसरी में 4 थी और पहली में 3.6 थी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। देखो मैं एक बार और आपको नोटिस कराता हूं, देखो इसको कहा गया है क्या, हैरोल्ड डोमर मॉडल। पहली क्या कहा गया है, हैरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। दूसरी क्या कहा गया है दोस्तों, दूसरा कहा गया है पीसी महालानोबिस मॉडल, पीसी महालानोबिस मॉडल। और तीसरी को क्या गया है, गोड गिल योजना। क्या कहा गया है दोस्तों, गोड गिल योजना। आगे देखते हैं, किस यामोत्तर या देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है, तो किसको, तो 82.5 डिग्री, आप लोगों को पता होगा किसको, कितने कहा जाता है, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। आप याद ध्यान रखेंगे, पूरब, तो पहला ऑप्शन रखता है 82 डिग्री 30 मिनट वेस्ट रख देता है दोस्तों। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ईस्ट हो, पूरब हो, ना कि पश्चिम हो। भारतीय मानक समय, यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है, जो मानक समय रेखा है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है दोस्तों, तो उससे भारत की टाइमलाइन जो है, जो 82.5 डिग्री है, ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, तो वो कितने आगे है दोस्तों, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। अगर आगे बात करता हूं, भारत का मानक यामोत्तर कहां से गुजरता है दोस्तों, तो कहां कहां से ये रेखा गुजरती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे ओडिशा, ओडिशा के नीचे आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है हमारा भारतीय मानक समय रेखा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इसको देखेंगे, SA अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप। अगर मैं दोस्तों देखता हूं SA अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किस राज्य में हो रही है दोस्तों, तो जो
SAFFU, साफू कह सकते हैं, साफू 19 SAFFU साफू फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किस राज्य में हो रही है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में हो रही है, ध्यान रखेंगे। अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप कहां हो रही है? अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। बस युवा स्टार कंटेंडर, अच्छा युवा स्टार कंटेंडर में, कंटेंडर है नहीं, युवा स्टार कंटेंडर, कंटेंडर होगा नहीं, कंटेंडर ये, ठीक है। युवा स्टार कंटेंडर में किस खेल में भारतीय जोड़ी अंकुर भट्टाचार्य और अभिनंदन प्रधाविधि ने अंडर 19 लड़कों का युगल खिताब जीता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसको भी, क्या युवा स्टार कंटेंडर, युवा स्टार कंटेंडर, कंटेंडर में किस खेल में? तो बताइए दोस्तों किस खेल में भारतीय जोड़ी है दोस्तों? क्या क्या नाम है? अंकुर भट्टाचार्य, क्योंकि आपसे नाम भी पूछ सकता है तो नाम भी ध्यान रखेंगे, अंकुर भट्टाचार्य और अभिनंदन प्रधाविधि, प्रधाविधि, तो अभिनंदन याद रखेंगे, अंकुर और अभिनंदन याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अंकुर और अभिनंदन ने अंडर 19 लड़कों का युगल खिताब जीता है, किसमें दोस्तों? टेबल टेनिस में। अंकुर और अभिनंदन ने टेबल टेनिस में अंडर 19 में, ठीक है, युवा स्टार कंटेंडर का खिताब जीता है, ठीक है, युगल खिताब जीता है युवा स्टार कंटेंडर में, ठीक है। आगे देखते हैं। डी गुकेश को टाई ब्रेकर, डी गुकेश को टाई ब्रेकर में हराकर टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो दोस्तों डी गुकेश को टाई ब्रेकर्स में हराकर टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में 2025 में किसने जीता है दोस्तों? आर प्रज्ञानंद ने। किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद, ध्यान रखेंगे इस बात का। लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है दोस्तों? 14 दिनों तक रोक सकती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोई भी अगर बिल जाता है कहां पर? लोकसभा में पास होके वित्त विधेयक वो भी राज्यसभा में, तो 14 दिन तक रोक सकती है। भारत की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SEC 2011 ग्रामीण में अन्य श्रेणी के घरों को डैश अभाव मापदंडों के आधार पर रैंकिंग की अनुमति है, तो 7 रैंकिंग की अनुमति है, ठीक है। तो भारत की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SECC 2011 ग्रामीण, ठीक है, में अन्य श्रेणी के घरों को डैश अभाव मापदंडों के आधार पर रैंकिंग की अनुमति है दोस्तों 7 है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की जो मौद्रिक नीतियां होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं, उनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है उनका? तो राजकोषीय घाटा कम करना, इसका उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपाय नहीं है? तो मौद्रिक नीति का उपाय नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी का उपाय नहीं है। रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल है, मुक्त बाजार में उतार चढ़ाव बिल्कुल है, नैतिक उत्तेजना बिल्कुल है, तो मांग जमाए जो है मौद्रिक नीति का उपाय नहीं है दोस्तों। मैं आपको दो चीजें दिखा रखी हैं, मात्रात्मक उपाय हैं और गुणात्मक उपाय हैं। मात्रात्मक उपाय क्या दोस्तों? बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षी अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात और खुले बाजार के संचालन, ये है मात्रात्मक उपाय, ठीक है। अगर गुणात्मक उपाय की बात करता हूं, सीमांत आवश्यकताएं, कैंडिडेट राशनिंग, नैतिक नैतिकता और सीधी कार्यवाही, ठीक है दोस्तों, ये होती है गुणात्मक उपाय। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है, तो भारत का जो अनुच्छेद 20 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है वो किस संबंधित दोस्तों? अपराधों के लिए सजा के संबंध में, संरक्षण से संबंधित है। कितनी बार दोस्तों कहा दिया होगा। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक अगर आपको ये नहीं पता है फिर तो मामला बहुत खराब होने वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, पढ़ाई कीजिए। तो पाणिनि किसने लिखी है अष्टाध्यायी पुस्तक दोस्तों? पाणिनि ने लिखी है। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? देखो तीसरी बार आ रहा है दोस्तों ये। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल लिख लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? चेतन भगत हैं। शुष्क बुझे चूने पर, अगर शुष्क बुझा हुआ चूना है दोस्तों, क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है? अगर उसमें क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं दोस्तों तो क्या बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर शुष्क पाउडर पर, शुष्क बुझे चूने पर हम क्लोरीन की प्रक्रिया कराएंगे तो दोस्तों बनता है ब्लीचिंग पाउडर। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaCO2 होता है दोस्तों ब्लीचिंग
पाउडर CaCO Cl2 CaCO Cl2 बात ध्यान रख लेंगे। CaCO Cl2 या कह सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। आगे देखते हैं दोस्तों, कौन से पदार्थ को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो कौन सा पदार्थ है जिसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों? तो जिप्सम। अगर हम दोस्तों जिप्सम को अगर हम गर्म करते हैं तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। और कैल्शियम सल्फेट हेमाहाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं रासायनिक भाषा में या रसायन की दुनिया में या केमिस्ट्री की दुनिया में क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ये क्या है दोस्तों? जिप्सम है, CaSO4 2H2O। ठीक है दोस्तों, दोनों ध्यान रखेंगे। कौन सी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? तो कौन सी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है दोस्तों? तो ऊष्मीय प्रसार जो है रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया दोस्तों नहीं है। कौन सा पेय जल उपचार का चरण नहीं है? तो कौन सा पेय है जल उपचार का चरण नहीं है दोस्तों? तो निस्तारण। तो निस्तारण जो है पेय जल उपचार का चरण नहीं है। गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित दोस्तों? तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है, आप लोगों को पता होगा। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है दोस्तों क्या? गंगोत्री ग्लेशियर। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने वाला फरमान किस वर्ष जारी किया था? तो दोस्तों 1765 में। तो 1765 में शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिया था दोस्तों? किस किस का? बिहार का, उड़ीसा का और बंगाल का दोस्तों दीवानी फरमान दे दिया था। और कितने रुपए में दिया था? 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान पर, कि आप हमें 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान करा करेंगे। ठीक है, और उनको उसकी दीवानी दे दी दोस्तों। और यही इसी के में ही 1765 में ही दोस्तों इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की 2 संधि होती है दोस्तों। कौन कौन सी? 1765 में अगर आप ध्यान रखेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव तो पूछ लेता है कि किस किस के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और दूसरे थे अवध के नवाब। एक तो हुई थी अवध के नवाब के साथ और दूसरी के साथ हुई थी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव थे उस टाइम पे। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कब? 1765 में। कल क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इलाहाबाद की संधि में 2 संधियां हुई थी, अवध के नवाब के साथ और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। ठीक है, कब हुई थी? 1765 में। ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूं। ठीक है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र किस दिन के उत्सव के दौरान प्रदान किए जाते हैं? तो कौन से दिन ये परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र जो प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों? तो गणतंत्र दिवस के दौरान प्राप्त किए जाते हैं। और कौन देता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा जब परमवीर चक्र या अशोक चक्र या वीर चक्र मिलते हैं। स्वतंत्रता दिवस, अगर मैं स्वतंत्रता दिवस की बात करता हूं तो 26 जनवरी होती है गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त होती है स्वतंत्र दिवस। 15 अगस्त 1947 आप लोगों को याद होगा। और 15 अगस्त वाले दिन ही लाल किले पर प्रधानमंत्री ध्वज फहराते हैं। तो ध्यान रखना, पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वज कब फहराते हैं? तो आप से 15 अगस्त, 26 जनवरी कह देगा, इनमें से कोई नहीं कह देगा या एक डेट और दे देगा, तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो ध्यान रखना 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को दोस्तों। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। जनवरी 2024 तक रामसर सूची में हाल ही में जोड़े गए 5 में से कौन सा भारतीय आर्द्रभूमि नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। तो जो पुलिकट झील है वो आर्द्रभूमि नहीं है। आर्द्रभूमि आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं। आर्द्रभूमि उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पे नमी बरकरार है, लेकिन नमी, क्योंकि जहां पे नमी होती है वहां पे अलग अलग जीव वहां पे जन्म लेते हैं, अच्छा वातावरण होता है, पेड़ पौधे अच्छे फलते फूलते हैं। तो
जो आर्द्रभूमि क्षेत्र जो नष्ट होने के कगार पे हैं, तो उनको बचाने के लिए दोस्तों चला जाते हैं क्या, रामसर सूची में उनको शामिल किया जाता है, जिससे कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सके। ठीक है, 2025 तक रामसर सूची में 96 संख्या पहुंच गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने रामसर साइट हैं, तो 96 है। ठीक है, 2024 में शायद 85 समथिंग थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। बैंकिंग के संबंध में सीटीएस, अगर बैंकिंग के संबंध में मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों सीटीएस, तो सीटीएस का संक्षिप्त रूप क्या होता है, सीटीएस। तो सीटीएस का होता है सी से चेक, टी से ट्रांजैक्शन और एस से सिस्टम। तो सीटीएस चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, सीटीएस चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, ये बात ध्यान रखेंगे। किस संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष विशेषाधिकारियों को समाप्त किया था? तो कौन सा संशोधन दोस्तों हुआ था संविधान में, जो रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियां खत्म कर दी थी और विशेष विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिया था दोस्तों? तो कौन सा हुआ था? 26वां संशोधन हुआ था 1971 में, 1971 में 26वां अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों। 26वां संशोधन हुआ था जब जो रियासतें थी उनके शासकों की उपाधियों को और विशेष विशेषाधिकारियों को, विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीतने के साथ, देखो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीत के साथ सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन कौन बना है? तो रोहन बोपन्ना। ठीक है, सबसे उम्रदराज जो बने हैं वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने हैं। ठीक है, कहां पे? 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन युगल जीत के साथ। ठीक है दोस्तों, आगे रामपा विद्रोह नामक जनजाति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रामपा एक जनजाति है। ठीक है, रामपा विद्रोह नामक जनजाति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो ये थे अल्लूरी सीताराम राजू। तो कौन थे दोस्तों? अल्लूरी सीताराम राजू थे। वे धन उधार देने वाले और वन कानून के खिलाफ थे दोस्तों। इन्होंने जो ये आंदोलन किया था और ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश में लोक नायक कहलाते हैं दोस्तों ये, अगर इनकी बात करते हैं। और जनजातीय आंदोलन हुआ था 1916 में, सॉरी 61 नहीं, 1916 में हुआ था। सत्य शोधक समाज जो 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में डैश के द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था। तो ज्योतिबा राव फूले। सत्य शोध समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव फूले के द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था। ध्यान रखेंगे, सत्य शोधक समाज किसे कहते हैं? ज्योतिबा राव फूले। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आप दोस्तों बात करता हूं तो नृत्य से बहुत क्वेश्चन पूछता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखें। कुचिपुड़ी, जो कुचिपुड़ी नृत्य है दोस्तों किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश में कच्ची पूरी खाई जाती है, ऐसा मान लीजिए। आंध्र प्रदेश में क्या मिलती है? कच्ची पूरी मिलती है, मिलती नहीं है। ये याद करने का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश हम गए थे, हम कच्ची पूरी खा के आए। ठीक है, तो कुचिपुड़ी या कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। कथकली ताक दिन धा धा जो होता है दोस्तों, वो कहां होता है? केरल में। ठीक है, कथकली केरल। ठीक है दोस्तों, देखो कुचिपुड़ी थोड़ा बड़ा है, कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश, तो ये बड़ा है। कथकली केरल, सिंपल सा है। भारतनाट्यम, तो भारतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। और मणिपुरी तो मणिपुर में होता ही होता है। ठीक है, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो कौन सा जलकाय, कौन सा मध्य जल डमरू मध्य है, बताओ दोस्तों? तो 10 डिग्री चैनल डमरू मध्य, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। उत्तर से दक्षिण दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की बात करता हूं मैं, इनकी चौड़ाई तो 150 किलोमीटर चौड़ाई है, 7.5 मीटर न्यूनतम गहराई के साथ है, और पूर्व से पश्चिम तक 10 किलोमीटर तक लंबा है। अगर पूर्व से पश्चिम तक जाया जाए तो कितना है दोस्तों? 10 किलोमीटर तक लंबा है। अंडमान निकोबार सबसे कम घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार, आंख मीच कर लगा देना। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और अंडमान के बारे में, अंडमान में बंजर द्वीप सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा द्वीप है? बंजर द्वीप थोड़ी बेजर द्वीप से शायद ये
ठीक है। बंजर द्वीप, बेजर द्वीप याद रखेंगे, जो भी मिलेगा आप लगा देंगे। अंडमान में बंजर द्वीप सबसे बड़ा सतह ज्वालामुखी है। सैंडल पीक अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? सैंडल पीक है। अंडमान और निकोबार, मतलब अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो कौन सा इनका उच्च न्यायालय लगता है? कोलकाता उच्च न्यायालय लगता है दोस्तों। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर भी कहां पे? अंडमान निकोबार पे ही है। पोर्ट ब्लेयर में 1906 में अंग्रेजों द्वारा 1906 में पोर्ट ब्लेयर पर अंग्रेजों द्वारा सेल्यूलर जेल, कौन सी दोस्तों? सेल्यूलर जेल, जिसको काले पानी की जेल कहते थे दोस्तों, भी जाना जाता है, वो भी कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार पे। 8 डिग्री चैनल है। तो 8 डिग्री चैनल दोस्तों मालदीव और भारत के बीच समुद्री सीमा बनाता है। मालदीव और भारत के बीच समुद्री सीमा कौन सा कितने डिग्री चैनल बनाता है दोस्तों? 8 डिग्री चैनल बनाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यह लक्षद्वीप और मालदीव में मिनिकाय के द्वीपों को अलग करता है। तो लक्षद्वीप और मालदीव में मिनिकाय के द्वीपों को अलग करता है। 9 डिग्री की अगर बात करता हूं दोस्तों, तो कल्पेनी और सुहेली पार और मालुकू एटोल के लक्षद्वीपों के बीच हिंद महासागर में है दोस्तों। 9 डिग्री चैनल इंपोर्टेंट है नहीं, ठीक है, सामने आया मैंने लिख दिया, लेकिन हाँ पूछ भी सकता है, तो ध्यान रखेंगे। 9 डिग्री चैनल कल्पेनी और सुहेली पार और मलिकू एटोल के लक्षद्वीपों के बीच है दोस्तों, है नहीं। पाक जल डमरू की बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो कौन सा दोस्तों? पाक जल डमरू। बात करते हैं चौड़ाई की, तो 64 से 134 तक चौड़ाई है, 9.1 न्यूनतम गहराई है और 85 मील ये लंबा है दोस्तों, यानी किस राज्य में हरिके आर्द्र भूमि स्थित है? किस राज्य में हरिके आर्द्र भूमि स्थित है दोस्तों? पंजाब में। तो हरिके आर्द्र भूमि ध्यान रखेंगे कहां पर दोस्तों? आर्द्र भूमि है पंजाब में। सतलुज और व्यास के संगम पर है। तो हरिके आर्द्र भूमि कहां पर है दोस्तों? सतलुज और व्यास के संगम पर है। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 1953 में हुई थी, सतलुज नदी पर हुई थी। ठीक है दोस्तों। फूलों का अनूठा त्योहार बाथुकम्मा का एक रंगीन और जीवंत त्योहार है। तो फूलों का अनूठा त्योहार बाथुकम्मा एक रंगीन और जीवंत त्योहार है और महिलाओं द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो फूलों के साथ जो प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं, इसको बढ़ते हैं, क्या बनता है? तेलंगाना। कहां बनता है दोस्तों? तेलंगाना बनता है फूलों का अनूठा त्योहार बाथुकम्मा। तो ध्यान रखेंगे, फूलों का अनूठा त्योहार होता है बाथुकम्मा। कहां बनता है? तेलंगाना। जैसे कि दुर्गा पूजा कहां होती है दोस्तों? पश्चिमी बंगाल में होती है। गरिया पूजा कहां होती है? त्रिपुरा में होती है। और रण उत्सव कहां होता है दोस्तों? गुजरात में होता है रण उत्सव। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति, कौन सा दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो प्रतिशत है 8.6 अनुसूचित जनजाति का। और अगर बात करते हैं अनुसूचित जाति का दोस्तों, 16.6% है अनुसूचित जाति का। और 2011 में क्या कौन सा हुआ था दोस्तों? 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण हुआ था 2011 से अब तक। हमारी कोई भी, हालांकि 10 साल में क्या होती है दोस्तों? जनगणना होती है, लेकिन अभी तक नहीं हुई है, अगले साल होने के चांस हैं। ठीक है, तो 2011 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण था। इसके कौन थे दोस्तों? श्री सी चंद्रमौली। तो चंद्रमौली ध्यान रखेंगे, चंद्रमौली भारतीय 2011 की जनगणना के आयुक्त और महापंजीयक थे। तो अगर पूछा जाए 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो चंद्रमौली। ठीक है, श्री सी चंद्रमौली, आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं व्यय विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के लिए दिए गए व्यंजक में अर्थव्यवस्था द्वारा किए गए कुल आयात व्यय को दर्शाता है। तो पूछ रहा है आपसे कि इसमें दोस्तों कौन सा है जो कुल आयात को दर्शाता है? CIGX और माइनस के M। तो दोस्तों ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो M जो होता है दोस्तों कुल आयात को दर्शाता है। मैंने सभी को लिख दिया है। C दर्शाता है दोस्तों खपत को, खपत को। I इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट निवेश को। G गवर्नमेंट सरकारी खर्च। ठीक है, ध्यान रखेंगे। X माइनस के M शुद्ध निर्यात, मतलब क्या दोस्तों? X होता है निर्यात और M होता है आयात। अगर मैं किस में से दोस्तों? X में से निर्यात में से आयात घटा दूं तो शुद्ध निर्यात हमारा निकल जाता है। और M होता है आयात, और आयात ही पूछा है इसने, और X होता है निर्यात। ठीक है, बस में एक्सपोर्ट वगैरह आपने सुना होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, है नहीं। किस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर 2024 मिला है? तो किस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर मिला है? तो ये मिला है दोस्तों, कौन सी को मिला है? द जोन ऑफ इंटरेस्ट को
बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, इंटरनेशनल बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म 2024। तो कौन सा दोस्तों? द जोन ऑफ इंटरेस्ट। 2011 में भारत में मृत्यु दर कितनी है दोस्तों? तो 7.1 प्रति 1000, मतलब 1000 व्यक्ति पे 7.1, ठीक है, 7.1 मृत्यु दर थी दोस्तों 2011 में। डब्ल्यूएचओ की स्थापना अगर बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी दोस्तों। कहां हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और कहां है इसका मुख्यालय? जिनेवा में है। जिनेवा कहां पर दोस्तों? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियम डैश नामक पुस्तक में लिखे गए हैं। जो बौद्ध संघ के नियम है दोस्तों, वो किस में लिखे गए हैं दोस्तों? तो विनय पिटक। आपने त्रिरत्न बताए गए हैं इसको, है नी? त्रिरत्न 3 भाग बताए गए हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और विदम पिटक, जो बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं ये। तो विनय पिटक में क्या है दोस्तों? जो बौद्ध संघ के बनाए गए रूल्स हैं। और सूत पिटक में क्या है? प्रवचनों के रूप में बुद्ध की शिक्षाएं शामिल है। और अभिधम पिटक में क्या है? दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक शिक्षाएं शामिल है। तो दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक शिक्षाएं किसमें शामिल है दोस्तों? अभिधम पिटक में। और सूत पिटक में क्या है? प्रवचनों के रूप में बुद्ध की शिक्षाएं। जो बुद्ध ने अपने प्रवचन दिए थे दोस्तों, तो पूछ लेता है कि वो किस में शामिल है? तो सूत पिटक में है। और विनय पिटक में क्या है? उसके रूल्स है, जो बौद्ध संघ के रूल्स वगैरह है, ठीक है। डैश का प्रशासन महान सम्राट अकबर द्वारा अपनाया गया, स्वरूप बन गया जब उन्होंने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया। तो कौन थे दोस्तों? शेरशाह सूरी। मतलब शेरशाह सूरी का प्रशासन जो था अकबर के द्वारा अपनाया गया। जैसा अकबर ने अपना प्रशासन किया था, उसी की तर्ज पे शेरशाह सूरी ने अपना शासन किया था। तो राजा को 4 महत्वपूर्ण मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी शेरशाह सूरी समय। एक है दीवान ए विराजत, दीवान ए विजारत या वजीर, दीवान ए विजारत या वजीर, ये मंत्री होता था। राजस्व और वित्त के प्रभारी, जो राजस्व और वित्त देखता था, तो कौन देखता था दोस्तों? वो देखता था वित्त प्रभारी, है नी? राजस्व और वित्त कौन देखता था? वजीर देखता था, या दीवान ए विजारत। एक था दीवान ए अरीज। दीवान ए अरीज कौन था दोस्तों? दीवान ए अरीज था सेना का प्रभारी। तो सेना का प्रभारी क्या कहते थे दोस्तों? दीवान ए अरीज, शेरशाह सूरी के समय। दीवान ए रसालत विदेश मंत्री था, तो रसालत विदेश मंत्री था। दीवान ए रसालत विदेश मंत्री। दीवान ए इंसा संचार मंत्री, ठीक है दोस्तों, दीवान ए इंसा संचार मंत्री। सूरी साम्राज्य के संस्थापक कौन है दोस्तों? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी सूरी साम्राज्य के संस्थापक हैं। रुपये की मुद्रा की शुरुआत की थी, रुपया किन चलाया था? शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया था दोस्तों। 1540 में मुगल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया दोस्तों। तो 1540 में मुगल साम्राज्य पर अधिकार किसने कर लिया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया था। आगे चलते हैं दोस्तों। अकबर, देखो अकबर के बारे में थोड़ी डिटेल है, क्योंकि अकबर का नाम आया है। तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा है। तो 1556 से 1605 तक रहा है दोस्तों अकबर का शासन। तो 1556 में पानीपत, तो 1556 में पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच? अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और हेमू को अकबर ने हरा दिया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था भाई? अकबर ने किया था 1569 में, ठीक है, 1569 में क्या था? किसने? 1569 में क्या था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी का, इसे अपनी राजधानी बनाया था 1569 में, ठीक है दोस्तों। और 1582 में नया धर्म दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था दोस्तों? अकबर ने। ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1582 में अबुल फजल द्वारा, अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा है, तो पूछ लेता है दोस्तों, बताइए अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों? अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक है अकबरनामा। 9 रत्न थे इसके दरबार में, टोडरमल, अबुल फजल, फेजी। कौन कौन थे दोस्तों? टोडरमल, अबुल फजल, फेजी, बीरबल और तानसेन। अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह और फकीर अजियाउद्दीन, फकीर अजियाउद्दीन। तो पूछ लेता है 4 ऑप्शन देके कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? 3 इसमें दे देगा दोस्तों, 1 बाहर से दे देगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा सा पूछ सकता है। हिंदू राजकुमारी हरकाबाई से इनका विवाह हुआ था। तो जो हिंदू राजकुमारी कौन थी? हरकाबाई, जिनको जोधाबाई के आमतौर पर लोग बाग जोधाबाई के नाम से जानते हैं। 1568 में चित्तौड़ के किले पर कब्जा किया। तो कब कब्जा किया था इन्होंने? 1568 में चित्तौड़ के किले पर कब्जा किया। 1563 में हिंदू द्वारा तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। तो हिंदू द्वारा तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने वाला
राजा कौन था? अकबर था दोस्तों। और दोस्तों क्या 1564 में 63 में तीर्थ यात्रा खत्म किया, 64 में दोस्तों जजिया कर समाप्त करा, और 68 में दोस्तों चित्तौड़ किले पर कब्जा किया। तो 63, 64 और 68 ध्यान रखेंगे। तीर्थ यात्रा कर खत्म, जजिया कर खत्म 64 में, और 68 में चित्तौड़ के किले पर कब्जा। अमीरों और सेना को संगठित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। तो पूछ लेता है दोस्तों कि मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी दोस्तों? तो अकबर ने शुरू करी थी। क्यों शुरू करी थी? जिससे कि दोस्तों अमीरों और सेना को संगठित रखा जा सके दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल, ठीक है, नए साल में। तो आप लोग अच्छे से नया साल बनाएंगे अपना, ठीक है, और अपना टारगेट फिक्स करेंगे। जो बच्चे अभी जागरूक नहीं है अपने भविष्य को लेके, थोड़ा सा अपने भविष्य को लेकर जागरूक होंगे और वो कोई एक गोल बनाएंगे कि मुझे आपके इस साल में ये कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, और मेहनत करेंगे जब तक सफलता नहीं मिलती, रुकेंगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।